आप जो भावना यहाँ पर व्यक्त करेंगे, इन भावनाओं को हम करोड़ों लोगों तक लेके जाएंगे। हाँ, पहले कौन बात करना चाहता है? उधर माइक दीजिए। हाँ, इधर। आप खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन टीवी का आपका। मैं कश्मीर का एक भोगी हूँ। कश्मीर का जो त्रासदी हुई है, कश्मीरी पंडित कहिए, कश्मीरी हिंदू कहिए, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पंडित का एक वहाँ होना, एक ऑनरेटिव मिला था हिंदुओं को, उसकी वजह अलग है, उसमें डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो अभी कार्यक्रम यहाँ चल रहा था, हमारे भाई एक कविता पढ़ रहे थे, उन्होंने कमेंट किया, बड़ा अच्छा कविता, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। कह रहे जी, कश्मीरी पंडितों ने अगर वो 7 लाख थे तो अपना बंदूक क्यों नहीं 10-50 लोगों को मार देते। मैं सब भाइयों को यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारा इतिहास जो रहा है वो माँ शारदा की कृपा रही हम पर, और दुनिया भर में ये प्रचलित है कि हर एक जो कश्मीर वापस जाना, हिंदुस्तान भारत का वापस जाना कश्मीर में होगा। बिल्कुल। आदरणीय मनोज रोहन जी ने जो काम किया है, जो बिट्टा कराटे का जो इंटरव्यू है, एकदम बेबाक इंटरव्यू है, देश देश में बड़ा ये प्रचलित हो गया। उसके लिए हम मनोज जी आपका बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं। एक बार मैं आप, क्योंकि आपसे हम और भी सुनना चाहते हैं, मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि जो बिट्टा कराटे का वीडियो है उसको प्ले किया जाए तो लोगों को पता चले, क्योंकि मनोज जी ने बताना और प्रत्यक्ष वीडियो में उसको देखना, इसका अंतर समझ में आएगा। तो कंट्रोल रूम उसको प्ले करे, उसके बाद आप अपने साथ जो आप बीती हुई है उसको आप बता सकते हैं। और इसलिए अब उस वीडियो को प्ले करते हैं। जाने लेने का। He calls himself a soldier of the Kashmir Liberation Front. His name is Farooq Dar. His brown belt gives him the nickname Bitta Karate. He admits to killing 20 people, most of them Kashmiri Pandits. His 3 Muslim victims included a girl, Dolly, not older than 15. Discussing the murders he committed, did Bitta Karate have any regrets about killing innocent people? I was shocked to find the answer. Here's my report. There was a time when government became a hated word in Kashmir. There was a time when a handful of Kashmiri militants had brought the government down on its knees by nearly kidnapping one individual, Rubia Sayyed, daughter of the then Home Minister. There was a time when being a militant was the greatest act of heroism for the youth of Kashmir. In that climate, many lost their heads and many lost even their basic humanity. Bitta Karate was just one such case. He was among the first batches to cross over into Pakistan-occupied Kashmir and came back intent upon breaking this country. Why did he become a terrorist? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बहुत सताया, इसलिए तंग आकर मैं उसमें गया। तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए। जी, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी देखभाल ठीक तरह नहीं की, तो आप हिंदुस्तान के दुश्मन बन गए और आपने मासूम लोगों की जानें लेनी शुरू कर दी। मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली, कहाँ उनकी जाने ले ली हमने, मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मजीद वानी। Kashmir Liberation Front Area Commander Ishfaq Majid Wani took a willing Bitta Karate across the line of actual control to Pakistan-occupied Kashmir for a 32-day training. The Pakistanis did not trust any one of them. They blindfolded them each time they moved to a different location. तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ आपको आंख पे पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं, हर एक को ले जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। नहीं, हमारे जहन में कुछ क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे, वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं मार देता। अगर वो कहता है अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। नहीं, गुलामी कहाँ, मैंने कहा ना, पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का, ज्वाइन होने से पहले वो हाल बुटवाते हैं, ये काम है।
कि उनको जो आदेश दिया जाएगा उसका ये पालन करेंगे। आपने सुना, उसको कहा गया कि अपनी सगी बहन को मारने का आदेश अगर तुमको, वो किसने, तो पाकिस्तान ने, आतंकवादी का तुम लोगों का बॉस अगर देता तो मारते, तो उसने कहा हाँ, माँ को मारते, तो उसने कहा हाँ, तो जो अपने माँ के नहीं वो भारत माँ के कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न आज का मंच पूछता है। और इसलिए ऐसे आस्तीन के सांपों को सजा होनी चाहिए, और उस सजा के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं आपके साथ क्या बीती या आप जो जानते हैं ऐसे परिवार के बारे में, उस पर बोलिए। जी, हमारे साथ क्या बीती, यह एक बड़ी, जो एक सब लोगों ने देखा, विश्व भर में देखा है आज तक। आपके सामने खुला एक बंदा कह रहा, हाँ जी मैंने किया, मर्डर किया मैंने, कितने। अब इस पे चर्चा समाप्त हो गई। आपके साथ क्या हुआ इस पर बात करें। हाँ। मैं न्यायपालिका की तरह आ रहा हूँ। हम उस पर उपाय में अंतिमता जाएंगे। इस राउंड में केवल जो पीड़ित थे उनके साथ क्या हुआ वो चर्चा हम करेंगे। नहीं, ये भी देखिए, आपने अभी बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूँ, आपने कहा है नरसंहार है। नरसंहार तो जरूर है, लेकिन इसमें खाली नर नहीं है, नारी भी है, बच्चे। इसको हम जनसंहार कह रहे हैं। जो एक जेनोसाइड हो गया है, उसको हमें समझने की व्यवस्था करनी चाहिए, समझना चाहिए। और कश्मीर का जो सच है वो आपको थोड़ा सा, जब वहाँ इस्लामिक आतंकवाद आ गया, इस्लाम आ गया 1339 में, उससे पहले का कश्मीर क्या था? उससे पहले का कश्मीर जो था वो आपको इस किताब में, जो विश्व भर में एक प्रसिद्ध किताब है, अवेलेबल नहीं है, खाली नेट पर तो आपको जरूर मिलेगी। इसको नीलमत प्राण कहते हैं। मैं जरूर चाहूँगा कि कश्मीर से जो भी प्यार करते हैं, भारत से जो भी प्यार करते हैं, इस ग्रंथ को जरूर पढ़े। नीलमत प्राण इसका नाम है। ये 6वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद की बात है, जो राजतरणी है वो जो 12वीं सेंचुरी में लिखी गई है। इस्लाम के पहले जो कश्मीर वहाँ था, आज के उसके अवशेष वहाँ कश्मीर में मिल रहे हैं, जिसके हम टाकार ये देख रहे हैं, रूइंस देख रहे हैं, जैसे मॉडर्न टेम्पल है। ठीक है। और बहुत सारे रूइंस है कुल मिला के। ठीक है। और हमारा ये जनसंहार जो है आज 7वीं बार हो गया। हम चाहते हैं कि आज भाषण ना दिया जाए, अपनी खुद की बात बताई जाए। आप जो अपनी बात बताना चाहते हैं उनको माइक दीजिए। तब तक जरा मैं, मनोज जी, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से खुलेआम ये बोल रहा था, और भारत की न्याय व्यवस्था के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं कि आदमी अभी भी जिंदा है। जी देखिए, मतलब न्याय, जो भी न्याय होता वो न्याय होना चाहिए था। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मामला पुराना हो गया है, इसलिए हम अब इसके ऊपर, मतलब उन्होंने पिटीशन जो रिजेक्ट कर दिया इस आधार पे कि मामला पुराना हो गया है। ये बात मुझे समझ ही नहीं आई। पुराना मतलब 30 साल बाद पुरानी हो गई। बिल्कुल। एक परिवार से और सुनते हैं। हाँ, अपना नाम बता कर। मेरा नाम सुमन गंजू है। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद, और इस फिल्म के जो निर्माता हैं और जो इसमें काम कर रहे हैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने 30 साल बाद ये बातें सबको पता लगी। जब हम सबको अपने वहाँ से आए थे और हमारे साथ ये सब हुआ था, तो कोई हम पे विश्वास ही नहीं करता था, क्योंकि पेपर्स में ये नहीं आया था, कहीं इसकी प्रोपेगेंडा नहीं हुई थी। और जैसे इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये 90 से पहले से हमारे साथ धीरे धीरे चलता आ रहा था, लेकिन जब उनके पास पाकिस्तान से इतना ट्रेनिंग और इतना सामान पहुंचा, तब जाके वो पूरी तरह से तैयार हो गए। और हमें तो ये हैरानी होती है कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी। तब आपकी आयु क्या थी? मेरी आयु उस टाइम 26। और कहाँ, कौन से शहर में थी आप? मेन श्रीनगर सिटी में। अच्छा, तो आपका कहना है कि तब 26, आपको तो स्वाभाविक तो याद होगा। 26 के हिसाब से तब ये सारी तैयारियां चल रही थी, सबको पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्या चल रहा था? इतने लोग ट्रेन होके आ रहे थे, ये हमें वैसे पता लग रहा था, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। इवन हमारे जो डाउनटाउन की सिटी में थे, वहाँ उस टाइम भी पाकिस्तानी झंडे चल रहे थे और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन जब सब इतने लोग ट्रेन होकर आ गए, इनके पास इतना सामान, असला आ गया, तब जाके इन्होंने पूरी तरह से वो जो 90 जनवरी का वो उन्होंने किया, मस्जिदों में इतने अलाउंसेस किए और सड़कों पे आ गए और खुलेआम कत्लेआम हुआ। हमारे कितने ही लोगों को मारा गया। मैं एक बैंक प्रोबेशनरी, मैं उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था ऑफिस, एक यूको बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर को खुलेआम सड़क पे पूरे दिन दहाड़े सब लोगों के सामने गोली मारी, और वो बेचारा पानी तरसता रहा, उसको पानी नहीं पिलाया किसी ने।
कोई पानी पिलाने नहीं आ जा पाया क्योंकि वो सारे गन लेकर खड़े थे। ये पूरे मतलब सबके सामने, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के सामने, पूरे गवर्नमेंट को मालूम है। और ये जो सारे केसेस इसमें दिखाए हैं वो सारे सत्य हैं। और हमें इस बात का ये होता कि उस गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी। बिल्कुल। आपके जीवन की सबसे दुखद घटना इस दौरान क्या घटी आपसे संबंधित? दुखद घटना तो हमारी ये हुई थी कि उस टाइम आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम घरों के बाहर से इतने लोग मतलब लाखों में लोग वो इतने नारे लगा के जा रहे थे कि घरों में हम लोग वैसे तो पास में पकड़े। हमारी फैमिलीज उस टाइम जितने भी आस पड़ोस के लोग थे एक साथ ही एक ही किचन में खाना खाते थे, इतने दुखे हुए होते थे। और कितने हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को ऊपर वाले स्टोरी में बेच के छोटी छोटी वो जहर की बॉटल्स भी दे रखी थी कि कोई अंदर आएगा तो आप ये पी लेना। ऐसा भी मंजर हुआ है वहाँ पे। और जब मतलब अगर उन तक आने के बाद वो लड़कियों पर, महिलाओं पर ही सबसे पहला हाथ डालते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं पे तो वैसे उनकी नज़र मतलब 90 से पहले भी जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाते थे तब भी उनकी नज़र हिंदू लड़कियों पे अच्छी कभी नहीं होती थी। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता, चाहे इंडिया जीतता तो भी वो हमें परेशान करते थे, पाकिस्तान जीतता तो भी हमें परेशान करते थे, हमारे घरों पे पत्थराव करने आते थे। अब किसी दिन वो बंद का वो करते, जो विष की गोलियां दी जाती थी वो किस उम्र की महिलाओं को दी जाती? वो तो सभी मतलब जो बेसिकली जो अनमैरिड गर्ल्स थे, जो उनके निशाने पे थी। हाँ। क्योंकि नारा ये दिया गया था कि हिंदू लड़कियों और लड़की वीमेन के बगैर जेंट्स लोग मतलब अपनी संपत्ति और अपनी श्री छोड़कर कश्मीर छोड़ दे, ये नारा था। हाँ, क्योंकि ये मजहब ही ऐसा, इनकी कभी भी लेडीज के लिए अच्छी वो नजर नहीं थी, पहले भी नहीं थी। और हम लोग क्योंकि हम कश्मीरी पंडित ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें एजुकेशन का बहुत पहले से वो चलन है। इवन हमारी लेडीज़ आज से, मैं अब लास्ट ईयर रिटायर हुई हूँ और हम सब लोग ऑलमोस्ट सारे एजुकेटेड हैं और उनको ये भी पसंद नहीं होता था। और हम जॉब भी करते थे, एजुकेशन भी थी, तो उन्हें ये सब भी पसंद नहीं था। हमें रास्ते में भी तंग करते थे, बसेस में तंग करते थे, मतलब रास्ते में चलना मुश्किल होता था। और स्पेशली जिस दिन बंद वगैरह होता था हम लोग छुट्टी लेके घर बैठते थे क्योंकि रास्ते में चलते तो वो लेडीज़ को चलने नहीं देते थे। और जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान मैच होता था उस टाइम भी हम लोगों के साथ बहुत बुरा वो करते थे। इंडिया जीतती तो भी हमारे घरों पे पथराव होता था, पाकिस्तान जीता तो हमें रास्ते में चलने नहीं देते थे, इतना लेडीज़ को भी परेशान करते थे और इतने बॉम्ब पटाखे छोड़ते थे। ये मतलब तब की बात है। फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और अब हम 30 साल बाद ये सब दिखाए। और हम जब यहाँ आए और नहीं तो आप निकले कैसे? मतलब आपने कश्मीर छोड़ने की घटना हम सुनना चाहते हैं। मतलब वो जो 19 जनवरी 1990 में जो मेन मैसेकर हुआ और उस टाइम जो वो लोग बाहर निकले और कितनों के कत्लेआम भी हुए, तब फिर उसके बाद से सबसे पहले तो लेडीज़ को ही भेजना शुरू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन फिर भी हम लोग सिटी में थे, गांव में जो लोग थे उनके साथ तो और भी बुरा हाल हुआ है। वो बेचारे तो उनका एक्सेस भी नहीं था और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको जो कभी सिटी तक भी नहीं आए थे, ऐसे भी लोग थे कई। और उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। वो तो उनका तो कई बार कईयों का पता ही नहीं लगा, उनको मार डाला, उनको ले गए, क्या गए, स्पेशली लेडीज को। और आज जैसा कोई कम्युनिकेशन साधन नहीं था, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जिनका नाम भी ये लेते हैं ना, अनुपम खेर जी, प्राणा गंजू, कि उनका कुछ पिक्चर में दिखाया नहीं लेकिन नाम खाली लेते हैं वो एक इतनी अच्छी प्रोफेसर थी, सोपोर, वो हमारी रिलेशन में ही थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेसर थे और उनके पास जैसे उनके फ्रेंड्स, मुस्लिम फ्रेंड्स तो होते ही थे, आते जाते थे रोज़ वो एक दिन वो इसी तरह से नकाब पहन के उसके हस्बैंड को उन्होंने गोली मार दी। और उसने जब उनका नकाब ऐसे उतारा और देखा कि भाई ये तो रोज़ ही हमारे घर आता था। अच्छा। और उसके बाद वो जो लेडी प्राणा गंजू है, मतलब जो नियमित तौर पर घर आता था, हाँ बिल्कुल, ऐसे जिहादी ने ही ये किया। हाँ, जो हमने ऐसा सुना है कि जो लोग काम करते थे, जो लोग घर आते थे, सफाई का काम हो, खेती का काम हो, मतलब जो नौकरी करते थे, हाँ, उन्होंने पहले तय किया गया था कि ये कौन सा घर खाली होगा तो कौन कब्जा करेगा। बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर उस लेडी के बारे में, उसके बच्चे तब तक अनमैरिड ही थे, यंग थी लेडी,
हस्बैंड की तो डेथ हो गई, उसका एग्जैक्टली नहीं मालूम चला कि उसको क्या हुआ, उसको मार डाला, उसको पाकिस्तान ले गए, मतलब क्या किया उसके साथ, उसका पता नहीं लगा, मतलब इतना बुरा हुआ। बिल्कुल, इतनी दुखद कहानी है और हम ये सब कुछ स्वतंत्र हिंदुस्तान में हुआ है जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं। हालांकि मैं इसको संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानता, लेकिन जो बात यहाँ पर बताई गई है ये हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर के हिंदुओं की नहीं, हिंदुस्तान के सीमा के अंदर के हिंदुओं की बात सुन रहे हैं। हाँ हाँ जी, मेरा नाम डॉली कॉल है। तो हम भी सिटी में ही रहते थे, प्रॉपर सिटी में रहते थे। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपके आने से पहले भी मैंने कहा कि यह वहाँ पर ये एक वही माहौल था हमेशा, इवन तो हम पले बड़े वहीं पर हैं, हमने एजुकेशन वहाँ पर की है। मगर वो जो उनका छेड़छाड़, तंग करना और त्योहार हम नहीं मना सकते थे, दिवाली नहीं मना सकते थे, मतलब खुल के हम नहीं जी सकते थे। लेकिन फिर भी इतना बुरा हाल नहीं था। लेकिन जब 80s आया, 85 स्पेशली, उसके बाद जो हालत हुई उसमें तो बहुत बुरा हाल था। पथराव तो होता ही था आर्मी के साथ। लेकिन फिर इन्होंने जो 89 में जो शुरू किया इन्होंने, तो रात को हम जागते थे तो देखा कि रात के 2 बजे 3 बजे कुछ गिरोह आ रहा है वहाँ पर, जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पर उनकी रेकी चल रही है। मतलब वो रोज़ लगातार 1 साल तक वो पूरा उन्होंने रिहर्सल किया। उन्होंने देखा पूरी लोकेलिटीज़, हिंदू लोकेलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पर रह रहे हैं हिंदू। वहाँ पर उन्होंने निशान लगाए मकानों पर चौक से कि उनको आइडेंटिफाई किए। और उसके बाद जो टेररिस्ट का शुरू हो गया बुलाना, जो कि शुरू किया उन्होंने फिर जज को मारा और बाकियों को शुरू, टिकलाल टपलू को मारा, बीच रास्ते पर मारा और कई सारे ऐसे लोगों को मारा। मेरे कजिन को मारा, मेरे अपनी मासी के लड़के को मारा, बीच सड़क पर मारा उसको, क्योंकि वो कोई गैर नहीं थे, वो उसी के फ्रेंड्स थे। वो उसी के दूसरे हिंदू फ्रेंड को मारने के लिए आ रहे थे कि उनको लग रहा था वो मुखबिर है। लेकिन वो उनको बीच में आया तो उनको बोला नहीं मैं मारने नहीं दूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले गोली उठाई और उसी पे दाग दी। तो हमने वहाँ की त्रासदी इतनी देखी है। और जब वो नारा लगा है वहाँ पर, उससे तो दिल दहल उठा, सबका दिल दहल उठा। तो मतलब जो सोच नहीं रहे थे वहाँ से निकलने के लिए, उन्होंने भी जो उनके साथ जो वो उठा सके अपनी जमा पूंजी वहीं छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए। और नए मकान जिन्होंने बनाए थे उन्होंने तो गृह प्रवेश तक नहीं किया उसमें। वो तो जिस तरह जैसे तैसे ट्रकों में भर भर के वो भाग के आए वहाँ पर। ये नहीं पता था आगे हमने करना क्या है, हमने रहना क्या है। लेकिन उस टाइम जो सवाल था वो सिर्फ अपनी जान बचाने का था कि वहाँ पर इतना खून बहा। वहाँ देखा उन्होंने पेड़ों से लटका रहे थे, उनको मार रहे थे लोगों को। वहाँ पर जो भी हमारे मेल होते थे मेंबर्स, तो कभी भी किसी भी समय रात को दिन मतलब को हम जैसा देखते हैं कि या आईएस वाले या तालिबान वाले व्यक्ति को मारकर पेड़ को टांग देते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं, वही यहाँ हो रहा था। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही। वो ऐसे आते थे, बुलाते, बड़े प्यार से बुलाते थे उनको, बोलते थे नहीं आप 2 मिनट बाहर आओ, हमें आपसे बात करनी है। और अगर यहाँ से कोई पूछता कि भाई क्या बात करनी है, नहीं कोई नहीं, बस थोड़ी सी बात करनी है, और वो फिर वापस लौट के नहीं आता था। घर वालों को उसी समय पता लगता था अब ये जिंदा वापस नहीं आएगा, और होता भी यही था। और पुलिस बिट्टा कराटे ने जिसको पहले लड़के को मारा था, हाँ जी, सतीश कुमार टिक्कू, हाँ जी, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बिट्टा कराटे का सगा दोस्त था। उन लोगों को मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो कि बिट्टा कराटे उनके बेटे की हत्या कर देगा। उसको बाहर बुलाया और जान से मार दिया। बिल्कुल ऐसे वो बहुत सारे इशारे देते रहे। जैसे फिर हम आपस में बात करते हैं तो लेडीज में आपस में बोलती हैं कि हाँ मैं हमारे पड़ोसी ने तो बोला था कि अब आप लोगों को क्या करना है, फिर तो कहीं जाना ही होगा। ऐसे इशारों में वो बात करते थे। लेकिन कभी किसी ने खुल के, कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं बोली कि
क्या होने वाला है, क्या ये हाल करने वाले हैं हिंदुओं का, ये किसी ने अपने राज नहीं खोले और ये हालत कर दी। सबका जो हालत हो गई, किसी ने अपने भाई खोया, किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने बेटियां खोई। जो गांव में जो जहाँ कहीं कोई देखी लड़की सुंदर सी, उनका क्या बुरा हाल है। बहुत सारी चीजें हैं, कितना कुछ बताएं, कुछ बयान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबी वो रहेगी। तो मतलब जो हालत की है, हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनकी एक बुक थी, इनका चौधरी, डॉक्टर चौधरी, उन्होंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी और उसमें उन्होंने वहाँ पर जो हुआ एक स्टोरी सुनाई थी। गांव की लड़की जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी, खूबसूरत थी, उसको वहाँ के जो लड़के थे उन्होंने उसको कैसे एक एक लिंब को काट काट के कैसे मारा, उसको मार के भी, बुरा हाल करके भी उसके एक एक अंग को काट दिया। और उसका बाप वही था, उसके सामने उसकी बेटी का क्या हाल कर दिया। ऐसे दरिंदे, ऐसे वहशी, ऐसी कौम, मतलब बद्दुआ भी कम पड़ रही है ऐसे लोगों के लिए जो हालत उन्होंने किया है हमारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बेटों के साथ। कभी उनको कोई माफ ना करे, मतलब यही दुआ करते बस। और कोई माफ करे ना करे, हम यहाँ पर बैठा हुआ और इस चैनल को देखने वाला मर्द हिंदू कभी भी माफ नहीं करेगा। हम प्रतिशोध लेना भूल गए। मैं जानता हूं कि ये बात मैं कह रहा हूं, ये टीवी की मेरी क्लिप बनाकर हम सबके खिलाफ चलाई जाएगी, कोर्ट में दी जाएगी, लेकिन जब से हमने प्रतिशोध भूले हैं, जब से हम न्याय करना भूल गए हैं, तब से हमारे विरुद्ध अन्याय की परिसीमा पार हो गई है। ये हमको समझना चाहिए। अगर इस देश का तंत्र न्याय नहीं कर सकता तो फिर वो न्याय मांगने के लिए जाए कहां? क्योंकि भगवान को भी तो जवाब देना होगा कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसको सरकार न्याय नहीं कर पाई, तो क्या मैं चुपचाप जाऊंगा? और ये कर्तव्य जिसके साथ अन्याय हुआ उसका ही नहीं है, क्योंकि वो तो पीड़ित है, असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकते थे वहां पर। लेकिन जो तब 60, 70, 80 करोड़ हिंदू जो होगा, ये उसके लिए चूड़िया बरने वाली बात है। मर्दों को अपनी मर्दानगी पर प्रश्न उठाना चाहिए कि हम जैसे लोग होते हुए भी 30 वर्षों बाद भी आज अगर कश्मीरी हिंदुओं को न्याय नहीं मिला है तो हमारी मर्दानगी किसी काम की नहीं है। और इसलिए ये मर्दानगी दिखानी है तो सरकारों को भी झुकवाना पड़ेगा और कोर्ट से भी उगलवाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय शांति से नहीं होते हैं। ये गांधी बाबा के चरखे से और आमरण अनशन करने से नहीं होते हैं। इसके लिए संघर्ष करना होता है। हो सकता है कि किसी के स्वभाव में ना हो, किसी की परिस्थिति ना हो, लेकिन ईश्वर ने जिनको बलशाली बनाया है उन्होंने वो संघर्ष करना चाहिए, नहीं तो अगली बार ईश्वर आपको ताकत नहीं देगा। ये ध्यान रखिए। अगले परिवार की तरफ चलते हैं। हाँ, इधर। जितना भी मेरी दीदी लोगों ने यहाँ पे कहा है, मैं उस समय मात्र 8-9 वर्ष की थी जब ये सब कुछ हुआ है। मुझे आज भी याद है कि आई थिंक इट वाज अ सैटरडे नाइट और सब लोग, क्योंकि संडे छुट्टी होती थी और हम मूवी देख रहे थे। शायद 3 बहू रानियाँ मूवी आ रही थी और इंटरवल हो गया था। और इंटरवल में क्योंकि एड्स वगैरह नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा उसका ही शोरगुल था, शांति थी, शाम का टाइम था, इट वाज ऑलमोस्ट 10-11 o'clock। एकदम से बाहर से नारे आने लगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। आज भी मेरे को कानों में वो गूंजता है, क्योंकि मैं 8-9 ईयर्स की थी। मैं ये कहूँगी कि मैंने अपना बचपन खोया है, मेरे पेरेंट्स ने अपना यूथ खोया है। उनको यहाँ आकर किसी और जगह, हालांकि अलग नहीं है, हम पहले तो हिंदू ही है ना, कश्मीरी पंडित तो हम बाद में हैं, है तो अपने ही हिंदू। मैं तो बहुत छोटी थी, हमें क्या पता क्या हो रहा है बाहर, या अचानक से क्या हो गया। हम तो सारे इकट्ठे यहाँ पर बैठे हुए थे और अचानक से ये सब इकट्ठे और सब यूनाइटेड होके
मेरी दीदी ने जैसे कहा कि पता ही नहीं चला हम लोगों को कि ये सब कहाँ पे उन लोगों ने इतनी कॉन्स्पिरेसी करी हुई थी कि हमें आज के दिन और पूरे कश्मीर में ये सब कुछ करना है। हम स्कूल जा रहे थे, टेयर गैसेस चलते थे, उसके बीच में आते थे। मुझे आज भी याद है हबा कदल के वहाँ पर नेशनल हाई स्कूल में आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, और उस बीच से हम आ रहे थे, टेयर गैस चल रहे थे। कितने दिन तक हम आते, कितने दिन हम स्कूल जाते। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो अपने थे, दीदी ने कहा कि हाँ लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ तो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं और भी होता। अगर हम वहाँ से नहीं निकलते, आप लोगों को तो हम मिलते ही नहीं, हम कहाँ होते, कौन उसका जवाब देता कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। मुझे आज भी याद है कि मेरी बुआ यहाँ पर थी, उन्होंने डैडी को कॉल किया कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे घर में 2 बेटियाँ हैं, तुम कैसे भी करके यहाँ आओ। मेरे छोटे पापा, हमारे यहाँ चाचा जी या ताया जी नहीं कहते हैं, हम हमको पिता ही कहते हैं, छोटे पापा वो तो जाने को तैयार नहीं थे। वो तिलक लगाते थे, ही वॉज अ टीचर। महाराज कृष्ण रैना आज वो जिंदा नहीं है, स्वर्ग ससनक जाए। उन्होंने तो माना ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं अपने घर से क्यों जाऊं। मतलब मुझे ये बताए ना, बच्चे को क्या चाहिए, उसकी माँ चाहिए ना, तो वो हमारी माँ है, हम अपनी माँ से अलग हैं। कौन हमें हमारी माँ दिलाएगा, कौन उठा हमारी माँ देने के लिए। अगर हम लोगों ने वहाँ से निकले हैं तो आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, टू मिस्टर जगमोहन जी, जिन्होंने ये कहा उस समय कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकलोगे तो कोई नहीं बचोगे, और वाकई में कोई नहीं बचता। और अगर हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने उस समय ये कदम उठाया तो हैट्स ऑफ टू देम, मैं सर झुकाकर और उनके पैरों में पड़कर उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम में से कोई नहीं मिलते। आप सही कह रहे हैं कि हम सिर्फ 3 लाख या 4 लाख थे, 1.5 करोड़ों में हम 1 लाख या कहाँ मिलते। आप कहाँ हमें ढूंढते। आप सब दिग्गज लोग हैं यहाँ पे, बड़े हैं, विद्वान हैं, मेरे भाई बहन हैं, बड़े बंधु हैं, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। मैं तो छोटी थी, लेकिन जो सनहा उस समय हुआ मुझे आज भी याद है कि रोज़ वहाँ पर रात को आते थे वो मशालें लेकर, और रोज़ हमारे को बाहर बोलते थे कि निकलो निकलो यहाँ से। कितने ही हमारे मतलब पास घर होते थे और बाहर स्कूटर जलाए दिए जाते थे। आप लोग अभी तक निकले नहीं हो, यहाँ से निकलते क्यों नहीं हो। हमारी माँ बहनें अपने घरों की दीवारों के, आई स्टिल रिमेंबर, कि सीमेंट तोड़ के उनको ऊपर डालते थे कि ये आग बुझ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं पे ही मर जाएंगे। कौन कहता है कि अब हम अगर वहाँ रहते तो हमारे साथ क्या होता। मुझे तो नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित बचता, कोई नहीं होता। आज आप लोगों ने हम लोगों को ये मंच दिया, ये मूवी आई, इसके ज़रिए आप सब ने वो देखा, अपनी आंखों से देखा। हम जब तक बयान करते, कोई कहता है ना कि जब तक आंखों देखी नहीं होती तो कोई सच नहीं मानता है, कहा सुनी पे कोई विश्वास नहीं करता है। आज सबने देखा। ये भी जानती है कि पिछले 17 वर्षों में सुदर्शन ने अब तक 170 से ज्यादा कार्यक्रम कश्मीरी भाइयों के लिए किए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सच में आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी कथा आपको सुनाएं। आपकी 9 वर्ष की आयु थी और वो जो यादें होती है आयुष्य में कभी जीवन में कोई भूलता नहीं है। आपने कहा आपकी प्रत्यक्ष आपके साथ घटी हुई या आपने अपने आंखों से देखी, ऐसी कौन सी घटना आप बताना चाहिए? मैं ये भी आपसे कह चुकी हूँ कि बाहर स्कूटर जलाए दिए जाते थे। मुझे आज भी याद है कि मामा ने मुझे मैं शायद दही या बटर लेने गई थी, और थोड़ी ही देर बाद टिकलाल टपलू जी का, हम वहीं रहते थे पास में ही, उसी नेक्स्ट गली में, तो टिकलाल टपलू जी की हत्या कर दी गई। तो मम्मा मुझे बोलने की, मुझे तो लगता है तुम बाल बाल बच गई, तुम अगर वहाँ होती तो मैं तो तुम्हें नहीं देख पाती। दूसरी ये थी कि हमारी दीदी की शादी थी, हम अपने ही घर में अपनी ही बहन की शादी को कैसे देखें, क्योंकि हम लोग खीर भवानी के नज़दीक रहते थे बोगू में, बट स्टडीज़ के लिए हम फिर श्रीनगर आए हुए थे हबा गदल के पास। तो बोला घर वाले ही नहीं होंगे तो हम शादी कैसे करेंगे। मैं आज भी, मुझे याद है कि कैसे गली कूचे से रात को हम पहुँचे हैं। मेहंदी रात का समय है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें बोला गया कि आप कुछ नहीं बजाओगे, बाहर कर्फ्यू है। दूल्हे को नेक्स्ट डे आना था, पहले ही कर्फ्यू लग गया, और दूल्हा 4 बजे आ गया तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे कर्फ्यू लगना था, और हम बस 3 लोग आए हैं, आप लोग घबराइए मत, आप अपनी तैयारी आराम से कीजिए। मतलब ये सब कुछ आप एक एक फैमिली को देखेंगे तो आपको एक एक स्टोरी और एक एक एट्रॉसिटीज और उनके साथ क्या बीता है, उन्हें किस माहौल से गुजरना पड़ा है, वो सब आप उनके सामने जाकर उनके सुनेंगे ना तो समय कम पड़ जाएगा।
बिल्कुल, बट बिल्कुल। ये अगर कंबाइनली इसको लेंगे तो यही है कि हमने जो सहा है, हमने जो देखा है और हम जो अभी भी सह रहे हैं वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमने वो जिया है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, आपने जो महसूस किया है वो हम सब महसूस कर रहे हैं और इसलिए इतने रात के यहाँ से कुछ लोग 200 किलोमीटर से आज के कार्यक्रम के लिए आए हैं, क्योंकि जो गलतियां तब हुई वो अब दोबारा नहीं होनी देनी है और अब इस बार लड़ाई ऐसी लड़नी है कि न्याय तक पहुंचानी है। और इसलिए अगले भाई एक बात करना चाहते हैं, उनको माइक दीजिए। एक कुछ कहना चाहती हूँ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। मैं इस बीच अपनी फ्रेंड पारुल सिंह को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू पारुल, तुमने मुझे इनवाइट किया और मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। अगर आप मुझे फ़ोन नहीं करती तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि हमें भी ऐसा एक मंच मिलेगा जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सुदर्शन चैनल, थैंक यू आपके सभी स्टाफ मेंबर्स को, एवरीवन, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता, सुदर्शन में सबको परिवार का सदस्य कहा जाता है और आप भी हमारे परिवार की सदस्य है, पारुल भी हमारी सदस्य। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक हाक है। मैं श्रीनगर में रैनावरी में मेरे दादाजी, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रहते थे। तो मेरी अभी उम्र 32 साल है। तो मेरा जन्म 88 में हुआ था, तो श्रीनगर मैंने ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली की जो दहशत जो उन्होंने उस टाइम पे देखी थी, उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार कश्मीर गया था, उसके लिए जब मैं पहली बार 24 साल में मैं पहली बार कश्मीर गया था किसी काम के लिए, और वहाँ पे जब मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ किसी काम के लिए, तो मेरी दादी जी ने सबसे पहले मेरे को ये बोला कि जो हम ये लाल, जिसको हम नरवन बोलते हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि इसको उतार के जा तू। और मैंने उनको बोला कि मैं क्यों उतार के जाऊँगा, मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो ये पहन के जाऊँगा। मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, उस रात को जब जिस होटल में मैं रुका हूँ, अगले मॉर्निंग में मेरे दरवाजे पे बहुत ज़ोर से किसी ने, मतलब दरवाज़ा कोई मार रहा था, और मेरी एकदम से नींद खुली और मैं थोड़ा डर भी गया। मैंने कहा कि पहली बार कश्मीर आया और जो कहानियाँ मैंने सुनी हैं, तो इतने में मैं देखता हूँ कि मेरा फ़ोन बज रहा है और मेरे मामा जी चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन कर रहे थे और वो मेरे को बोल रहे थे कि तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तेरी माँ रो रो के बुरा हाल हो गया उसका जम्मू में। तो ये दहशत उन्होंने देखी है कि जब मैं पहली बार कश्मीर गया था, ये उनके दिमाग में था कि मेरा बेटा उस टाइम पे ठीक ठाक वापस आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मेरे दादाजी की जो मैं आपको कहानियाँ बताऊँ, हम लोगों ने अपना घर, जो कि एक अच्छे जगह पे हम रहते थे, हमारे जो पड़ोसी, ये से मेरी कहानी नहीं है, आई एम श्योर जितने भी यहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं बहुतों के साथ ये हुआ है कि जो पड़ोसी, जब हम लोग वहाँ से भागे हैं, जिन्होंने वहाँ पे ताला लगाया है, पड़ोसियों ने आके उस घर का ताला तोड़ के उस घर में रह के, और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कौड़ियों के दाम पे हमसे ही उन्होंने वो ज़मीनें और वो हमारे घर खरीदे हैं। ये हाल वहाँ पे मैंने खुद देखा है, ये कहानी है, रियलिटी। और अभी भी ऐसे कई घर हैं जो बेचे नहीं गए लेकिन उस पे कब्जा है। सर, उन पे कब्जा है। अगर आप कश्मीर जाएंगे और अगर आप रैनावरी, जहाँ पे कश्मीरी पंडित काफ़ी रहते थे, वहाँ पे वो घर जला दिए गए हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा कश्मीरी पंडितों का जहाँ पे हर घर में एक एक मंदिर होता था। ये जम्मू में जब हमने अपना घर बनाया था, मेरे दादाजी ने, आज भी मेरे घर में खुद का एक मंदिर है। हर कश्मीरी पंडित के घर में एक मंदिर होता था जहाँ पे शिवलिंग होता था जिसकी पूजा की जाती थी, और आज उन सब घर में जो वो मंदिर हैं सारे के सारे तोड़ दिए गए हैं। ये मैं, आपने कहा कि आपकी उम्र तब 9 थी, इसलिए स्वाभाविक नहीं सर, मैं 2 साल के होंगे आप। हाँ सर, तब मैं 2 साल का था सर। तो आपको वो घटना तो याद नहीं होगी, लेकिन वहां से जाने के बाद कंसंट्रेशन कैंप कहिए या वो कंसंट्रेशन कैंप से भी खराब स्थिति थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने ही देश में कोई तंबू में रह रहा था, कोई छोटे छोटे फ्लैट में 10-10 20-20 लोग रह रहे थे, वो कुछ याद है? सर बिल्कुल याद है सर। मैं पहली बार अपने स्कूल से वहाँ पे एक नगरोटा करके जगह है जहाँ पे आज भी एक मेकशिफ्ट फ्लैट्स बना दिए गए हैं, लेकिन कभी अगर आपकी कोई टीम वहाँ पे जाके देखे तो आपको रियलिटी पता चलेगी किस कंडीशन में वो आज की डेट में रह रहे हैं। मैं अपने स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ, जो सन 2000 की मैं बात बता रहा हूँ। वहाँ पे जिस टीचर के पास मैं पढ़ने जाता था, मेरे ख्याल से 8x8 या 10x10 का एक कमरा होता था। ये मैं उन लोगों की कहानी सुना रहा हूँ जो अपने कश्मीर में अपना उनका एक अच्छा कारोबार, एक अच्छा घर रहता था। वहाँ पे वो 10x10 के कमरे में पूरी फैमिली रहती थी, और वो हमारे गुरु थे, हमें मैथ्स पढ़ाते थे, और हम उनके पास ट्यूशन शाम को पढ़ने जाते थे, और हम 8-8 बच्चे नीचे बैठ के एकदम कंजेस्टेड होके सारे आपस में चिपक के वहाँ पे पढ़ाई करते थे। और ऐसे कॉलोनीज की कॉलोनी थी सर, मतलब किलोमीटर से किलोमीटर। और तब मेरे को लगता था कि यार,
मतलब ये हाल इस देश में हम लोगों का हो गया सर। हमने फिल्म में सुना है कि कई लोग बिच्छू काटने से, सांप काटने से मरते थे और रोजाना 25-30 लोग तो यूं ही मर जाते थे। सर बिच्छू, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में गर्मियां नहीं देखी, 43 डिग्री सेल्सियस नहीं देखा, उन लोगों को आपने ऐसी जगह पे रखा है क्योंकि ऊपर टिन का शेड होता था, 4 दीवारियां होती थी, ऊपर टिन शेड होता था। जम्मू में टेम्परेचर 42, 43, 44 आराम से चला जाता है। इस भयंकर गर्मी में कितने सारे लोग मर गए हैं सर। सांप बिच्छू इतने सारे हमारे घर में निकलते थे सर। ये हाल मैंने खुद सर अपनी आंखों से देखा है सर। और आज भी कोई किसी को कोई अच्छे घर नहीं दिए गए हैं। आज जगती कैंप करके एक जगह है वहां पे नगरोटा के पास में, आप जाइए वहां पे, उन लोगों से पूछिए उनका हाल। ना पानी आता है, ना साफ सफाई है, कोई नहीं सर। आज भी जगती कैंप करके सर जगह का नाम है, नगरोटा के पास। आप जाके देखिए वहां पे क्या हाल है सर। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगले माइक देने तक, कुल मिला के बिच्छू तो बिच्छू ही है और सांप तो सांप है, लेकिन उस बिच्छू और सांप से ज्यादा आस्तीन के सांप ज्यादा खतरनाक थे, जो दोस्ती का नाटक कर रहे थे और पीठ में खंजर खुपस रहे थे। हाँ, आपकी बात सुनते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बाकी मेरे जो ब्रदरन हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स छेड़े हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। दैट टाइम आई वॉज 21 ईयर ओल्ड बॉय, इसलिए मेरे को फेयरली अच्छा आइडिया है कि क्या हो रहा था मेरे इर्द गिर्द। मैं लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर बोला गया कि हम लोग क्यों छोड़ के गए। पुलिस हमेशा एक बहुत बड़ा एक मॉरल सपोर्ट होता है ऐसी सिचुएशन में। पुलिस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैं आपको एक अपनी जो मेरी क्लोज फैमिली की घटना बताता हूँ। आपने इस फिल्म में भी देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के 4-5 ऑफिसर्स को मारा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे जिसको कहते हैं रावलपुरा चौक। रावलपुरा चौक में जब ये इंसिडेंट होता है, उसके बाद उस एरिया को कॉर्डन किया जाता है। पुलिस और जो सीआरपीएफ या आर्मी कुछ भी जो भी थी उनके टोड़ी थी, वो तुरंत उस एरिया को कॉर्डन करते हैं सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि ये मिलिटेंट्स कहाँ पे छुपे हुए हैं। इस दौरान क्या होता है, जब वो घर घर जाते हैं, एक मेरी बहन के घर भी पहुंचते हैं जो कि बिल्कुल पास में थे, 8-10 घर बीच में गैप था। उनसे उनके घर में उनकी लॉबी में पूछा जाता है आपने कुछ देखा क्या, बिकॉज जब वो अंदर गए उन्होंने देखा ये हिंदू का घर है, तो ऑब्वियसली ये तो हो ही सकता कि इन्होंने नहीं मारा। लेकिन इनसे पूछा कि आपने कुछ देखा क्या, तो इन्होंने बताया कि हाँ हमने देखा और वो जो मिलिटेंट है फला घर में छुप गए। जो वो लोग वहां खड़े थे, अगर वो 4 बंदे या 5 बंदे आए थे, उसमें से हो सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 थे, बाकी किसी और के थे। नेक्स्ट डे ये इंफॉर्मेशन उनको पहुंच जाती है और मिलिटेंट्स मेरे ब्रदर इन लॉ को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दे लेफ्ट हिम कि ये मर जाएगा शायद। आप उनको मिलिटेंट मत बोलिए, इस्लामी आतंकवादी बोलिए। बिल्कुल, मैं उसी पे आता हूँ। तो उनको छोड़ दिया, क्योंकि हम मिलिटेंट बोल के उनको सेफ गार्ड देते हैं। हाँ, ये एनडीटीवी की भाषा है। इसलिए सुदर्शन पर मिलिटेंट नहीं, इस्लामी जहादी आतंकवादी। हाँ। फिर बाद में उनको किसी तरीके से हमने काफी जद्दोजहद करके 2-4 साल लगे उनको, कितने मल्टीपल ऑपरेशंस हुए एंड somehow he survived। तो जो वहां पे जो डर का माहौल था, जो हम देखते थे कि पुलिस पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी पुलिस बीट पे किसी से आप सोच रहे हो कि ये कोई आपको हेल्प करने वाला, यू नेवर नो कि वो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा या आपको और फंसाएगा। तो किसके पास जाए आदमी। और ये चीज नहीं कि उस टाइम ही था, ये वहां पे आज भी हो रहा है। मैंने 2007 में भी लगभग सिमिलर इंसिडेंट देखा। एक छोटा बच्चा था, उसका पेरेंट्स जो ऑल इंडिया रेडियो में कहीं पे काम करते थे, मतलब सीआरपीएफ का हो सकता है, वो उसका बेटा था, और वो केंद्रीय विद्यालय से अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड हाउ ही वाज कॉट, लकीली फॉर दैट चाइल्ड आई वाज देयर, आई सॉ सम 4-5 किड्स जिन्होंने उसको एनसर्कल किया था, उसको पीट रहे थे। वो लड़के भी बड़े नहीं थे, वो 16 साल 17 साल की एज के थे, और ये लड़का 12-14 साल का था। पुलिस भी थी वहां पे, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई मरने तो इसको, अगर वो नदी में भी फेंकते तो किसी को कोई पता नहीं भी चलता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज हैपनिंग नाउ ऑल्सो। 1990 की तो बात अब छोड़िए, उस टाइम तो बिल्कुल ही डर का माहौल था। और वो पर्टिकुलर नाइट जो 19th of Jan की नाइट है, आई रिमेंबर बिकॉज वी वर देयर फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। जब तक हम फिर बाहर आए, वो 10-15 दिन हम ऊपर छत पे, मतलब छत क्या, वो जो एटिक होता है घर पे, वहां से जाग के देखते थे कैसे इनके जुलूस चल रहे हैं और कैसे AK-47 से ये फायर करते हैं
और मस्जिद की तरफ जाते हैं और वहां पे फिर जो भी मस्जिदों पे जो स्पीकर लगे थे उससे मतलब लोगों को एक तरीके से उस्काया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, कुछ याद है? एक तो यही नाले तकदीर, अल्लाहू अकबर, ये सब चीजें बताई जाती थी। और जो लोकल कश्मीरी हिंदूज भी थे, जो जिनके कॉलोनीज में घर थे, उनके जो थोड़ा बहुत लीडर टाइप लोग या जो थोड़े उनके बड़े बुजुर्ग थे, उनको समझाया जाता था कि आप मत निकलो, ये बोलते थे वो, आप मत निकलो, आप यहीं रहो, हमारे साथ रहो। एक ये पैरेलल चलता था। और दूसरा जो जिहादी वाला है, मतलब ये जो ड्यूअल डिप्लोमेसी टाइप होता है ना, वो कभी भी आपको ये नहीं कहते थे कि आप निकल जाओ। अगर आपका इमीडिएट पड़ोसी आ रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठो रहो, आपको सब हम फैसिलिटी देंगे। लेकिन एक जो पैरेलल ग्रुप होता था, वो अपना काम कर देते थे। उनको जो टारगेट किलिंग करनी थी, कोई भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आर्मी में, एयरफोर्स में, इन लोगों को टारगेट करते थे। और जब कोई नहीं मिलता, कोई स्टेट बैंक में भी जॉब करता, उसको भी मार दो, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक में जॉब करता है। सो बिकॉज दे हैड बहाना चाहिए, बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगली प्रतिक्रिया लेने तक देखिए, हम चांद पे गए हैं, हम अब मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं। हमने अपने द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लोगों के सामने टेक्निक में विस्तार किया है। आपके पास आते हैं आपके पास आते हैं। तो हम चांद पे गए हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाला देश है। आज हम वहां जा रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू भाई कश्मीर जा नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा चांद पे जाना कोई काम का नहीं है, अगर हमारा हिंदू भाई कश्मीर जाकर नहीं रह पा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए समझ की बात है। हाँ, माइक जी, आपने कहा था कि किसी डायरेक्ट जो विक्टिम है, जिसको मर्डर ब्रूटली किया गया है, बिट्टा कराटे ने, सतीश टिक्कू, फरवरी 1990 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में दी गई थी। हमारा एक परिवार वहाँ, मेरी बड़ी सिस्टर, उस इलाके में बिल्कुल जहाँ सतीश टिक्कू का घर है, उसी के घर के आसपास में दूसरी गली में रहते थे। क्योंकि ये कर्फ्यू में डील दी गई थी, तो मैं उनको देखने गया था। मैं अपने घर में अकेला व्यक्ति था, बाकी मेरे परिवार के सदस्य, मेरे माताजी, मेरी श्रीमती जी और मेरा 6 महीने का बच्चा, उनको जम्मू में छोड़ के आया था। मैं वापस कश्मीर चला गया था, क्योंकि ये वहाँ का जॉब था मेरा। तो मैंने जब ये बिट्टा को मारा, मैं उसी टाइम उस गली में जा रहा था जहाँ हमारी दीदी बड़ी रहती थी उस टाइम। और पता चला कि भाई मारा और किसने मारा? जी, हमारे सतीश टिक्कू को मारा। ये एक इंसिडेंट है, ये फरवरी 1990 की बात है। जहाँ तक आपने स्लोगन की बात करी, यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा, रिल्यू गलियो या चलो। निज़ाम मुस्तफ़ा जी, रिल्यू आपको इसका मतलब भी मतलब यहाँ चलेगा शरिया ला, यहाँ इस्लाम डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, यहाँ भारतीयता नहीं चलेगी। मतलब तुर्की में जो बैठा हुआ था, आसान भाषा में जो तुर्की में खलीफा बैठा था, उसका आदेश चलेगा। और ये नारा केवल तभी दिया जाता था, ऐसा नहीं है, ये नारा आज भी दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, रिल्यू गलियो या चलो, आइदर join us or get killed or leave. So we had the only choice that we decided to leave. और मैं, जैसे मैंने बताया, दिसंबर 1989 की बात है। मेरा परिवार और भी बहुत सारे परिवार जो कश्मीर से आए थे, जगमोहन तो जनवरी में आ गए। और फिर मैं पर्सनली जो है अकेला बंदा था, और भी 2-3 पर हम इकट्ठे आ गए परिवार, वो फरवरी की बात है। तो ये जगमोहन को ठहराना जिम्मेवार कि जगमोहन ऐसा कोई था नहीं। हमारे भाई ने कहा कि वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। जनवरी और 19 जनवरी की रात को जगमोहन वहाँ आया था, तो उससे पहले कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था, वो धूम धमा के भाग गए थे लंदन। तो ऐसी स्थिति थी वहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटेंटों के हाथ में, इस्लामिक आतंकवाद जब के हाथ कश्मीर में। जल रहा था तो फारूक अब्दुल्ला लंदन भाग गया। जी, धूम धमा के भाग गया लंदन। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री था, तब भी मुंबई से बॉलीवुड की आने वाली जो हीरोइनों को अपने गाड़ी में बाइक पर बिठाकर चक्कर मारने में वो ज्यादा टाइम देता था। बिल्कुल। चलिए अगले एक प्रतिक्रिया की तरफ चलते। मतलब वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, इस्लाम का राज चल रहा था। और खुलेआम लोगों के साथ ये व्यवहार हो रहा था। जी, नारे, मैं 2 नारे और बता दूं। दिल्ली में, हाँ, दो नारे आपको और याद दिलाता हूँ। एक, मैंने देखा बच्चों को गोद में उठा के और कहते थे, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
एक नारा ये होता था, एक नारा ये होता था, भारत ऐवान होता है बिल्डिंग, जो लोग नहीं जानते हैं शब्द, ऐवान मतलब बिल्डिंग, भारत के ऐवानों को आग लगा दो, आग लगा दो, बच्चे नारा लगाते थे, छोटे छोटे बच्चे, 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल, छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते थे। तो इंडियन डॉग्स गो बैक, इंडियन डॉग्स गो बैक, मतलब जब हम लोग शूट भी कर रहे हैं तो हम ही को गाली पड़ रही है शूट करते समय, इंडियन डॉग्स गो बैक। तो मतलब नारे इतने खतरनाक थे कि, और देखिए एक तो होता है कि नारा लग रहा है, एक है कि वास्तव में वो पूरा माहौल, मतलब पूरे शहर का माहौल इतना खतरनाक है कि आपको जेन्युइनली यकीन है कि वो जान से मार ही देंगे। जो हिंदू वहां से आए, देखिए कोई भी 32 साल से आए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं करता कि अपना सब कुछ, घर बार, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब बच्चों की पढ़ाई, अपनी नौकरी, सब कुछ छोड़ के आ जाए और 32 साल वापस ना जाए। खतरा इतना बड़ा था। ताज्जुब की बात यह है कि केवल एक फिल्म आज हम लोग देख रहे हैं, 32 साल में न जाने कितनी फिल्में बननी चाहिए थी। जब एक फिल्म आई रोजा, बिट्टा कराटे के इंटरव्यू 1991 के 2 साल बाद एक फिल्म आई रोजा, उस फिल्म में भी यही डायलॉग लिया उन्होंने, पंकज कपूर और अरविंद स्वामी के बीच में यही डायलॉग है कि अरविंद स्वामी पंकज कपूर से पूछ रहा है कि अगर वो कहता अपने भाई को जान से मार दो तो मार देते, मार देता, अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार देता। यही डायलॉग है, दूसरी बार लिया गया ये फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में। लेकिन रोजा फिल्म का कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी थीम बड़ी लिमिटेड थी कि एक आदमी को किडनैप कर लिया गया, उसकी पत्नी रोजा है, रोजा ने सब लोगों से मिलजुल के उसको छुड़ाने का इंतजाम कर लिया। मिशन कश्मीर आई, वो तो इतनी कंफ्यूजिंग थी कि समझ ही नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है। पहली बार एक फिल्म आई है जिसने कि साफ साफ ये कहा है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, आतंकवाद हुआ है, उनको जान से मारा गया है, जेनोसाइड हुआ है, लड़कियों को रेप किया गया, उनके मंदिर तोड़े गए, उनके घर लूटे गए। पहली बार एक सच्चाई बोली गई है। बिल्कुल। और तब फिल्म इसलिए भी नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदू समाज जागा हुआ है, इसका परिणाम है कि फिल्में आ रही है। फिल्म आई है इसलिए हिंदू समाज जागा, ऐसा नहीं मैं मानता। मैं मानता हूँ कि हिंदू समाज जागा इसलिए फिल्में आई है। अभी हिम्मत लोगों की बड़ी है और केंद्र में भी सरकार है और लोगों को लग रहा है कि हाँ ये राइट टाइम है, अब आवाज उठाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हिंदू समाज, जो कि मैं अनुपात में अगर कहूं तो जो हिंदू समाज है वो 2-5% भी नहीं जागा है, उसके बावजूद ये हालात है। तो इस कार्यक्रम को देखने वाले हिंदुओं ध्यान रखो, अगर तुम 100% जाग जाओ तो तुमको भगाने वाले सीमा पार भाग जाएंगे। ये तुम्हारे अंदर ताकत है। बस हमने जागने की आवश्यकता और जगाने के लिए ही सुदर्शन प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।